तो ये कायर पाकिस्तान है जो बार बार नापाक हरकत कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के वजीर आजम के साथ साथ अब पाकिस्तान के सियासतदान भी ये कह रहे हैं कि मोदी पीछे हटने वाले नहीं हैं और अगर जंग हुई तो पाकिस्तान छोड़कर भाग जाएंगे। और बतौर पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे? नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। सर, इन हालात में आप नहीं समझते कि मोदी को थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए ताकि हालात नॉर्मल हों? मोदी मेरे खाला का बेटा है जो मेरे कहने से पीछे जाएगा। बाद आज रात फिर हाई अलर्ट हो गया और यह हाई अलर्ट 10 बजे के बाद स्टार्ट हुआ है और पाकिस्तानी इदारों का ख्याल ये है कि रात किसी वक्त भी इंडिया की तरफ से आज शरारत हो सकती है। आसिम मुनीर ने काम किया है और क्यों किया है? क्योंकि इमरान खान के मुकाबले के अंदर आना चाहता है, ठीक है, और ये ज़िया-उल-हक 2.0 बनना चाहता है और ये इतना बड़ा ज़हनी मरीज है कि इसको अगर आपने इस तरह जाने दिया जिस भी तरीके से, तो पूरे का पूरा रीजन ये डिस्टेबलाइज कर देगा। मुनीर को ISI ने मना किया था कि सर ये मत करें, लेकिन आसिम मुनीर ने हमने गोरों से इस दिन के लिए आजादी ली थी, ठीक है, इतने आपस में ही लड़े, गोरे चले गए। उसके बाद हमें लगा कि मुल्क जो है ना देश आज़ाद हो गया तो हम तरक्की करेंगे, अपनी मर्जी की पॉलिसी लगाएंगे। फिर क्या हुआ कि जी ये बंटवारा शुरू हो गया। बंटवारे में पता नहीं कितने 10 मिलियन लोग मारे गए, 1 मिलियन मारे गए, 10 मिलियन डिस्प्लेस हुए। वो हमने सह लिया जी, एक ही बार बंटवारा है, उसके बाद 2 कौमी नजरिया है, मुसलमान उधर रहेंगे और हिंदू इधर रहेंगे। फिर तरक्की होगी, सब कॉन्टिनेंट की फिर तरक्की होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, हेल्थ अच्छी होगी, टेक्नोलॉजी, साइंस, एजुकेशन, ईच एंड एवरीथिंग विल बी परफेक्ट, जैसे दुनिया तरक्की कर रही है। हम भी एज ऑफ इनलाइटमेंट और रेनेसांस पीरियड देखेंगे, जिस तरह यूरोप जो है ना आगे बढ़ा। फिर क्या होता है, 65 में इंडिया पाकिस्तान की जंग हो जाती है, छोटे से एक टुकड़े कश्मीर को लेके, ठीक है, और इतने लोग सफर करते हैं, इकोनॉमी फिर से बैठ जाती है। और पे इंडिया ने पाकिस्तानी फ्लैग कैरियर्स को अपने पोर्ट्स पर आने की इजाजत नहीं दी, उन्होंने बैन कर दिया ये मामला। हमने उनके बाद क्यों ये काम किया? हालांकि हमारी ट्रेड तो उनके साथ पहले से ही सस्पेंडेड थी, हमने तो कहा था कि थर्ड कंट्री से हमारी ट्रेड उनके साथ नहीं होगी। उन्होंने पाकिस्तान के इंपोर्ट्स पे भी बैन लगाया वाया थर्ड कंट्री, और साथ ही साथ उन्होंने एक अगला मेजर लिया जो कि मेरा ख्याल है हमने उनके बाद लेकर, इस पे हमें सोचना चाहिए गवर्नमेंट को भी कि हमें कुछ चीजों में उनसे पहल करनी होगी। अगर हमने अपनी इज्जत करवानी है ना दुनिया में, तो फिर हमें सर उठा के दीदा दलेरी के साथ कुछ मेजर्स लेने होंगे। हमें पहले चाहिए था कि हाँ, उसने इतनी जारहियत की है, इतनी वावेला किया है दुनिया में, हमारी रेपुटेशन को डैमेज कॉज किया है, तो उसको हमें बैन करना चाहिए था पहले कि वो हमारे पोर्ट्स पर अपने इंडियन फ्लैग कैरियर्स लेकर ना आए। दूसरी बात यह कि जब हम आर्टिस्ट की बात करते हैं ना, तो आर्टिस्ट बिल्कुल, आर्टिस्ट का कहा जाता है कोई मजहब नहीं होता या कोई उसका बॉर्डर नहीं होता। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कोई बॉर्डर नहीं होता, हर जगह आप तो बड़ा एक ग्लोबल विलेज है। लेकिन जब जावेद अख्तर साहब आए थे तो क्या हमें ये नहीं पता था कि जावेद अख्तर साहब का पाकिस्तान पे स्टांस क्या है? वो किस किस्म के स्टेटमेंट्स देते रहे हैं इंडिया में बैठ के। हमारे आर्टिस्ट उनके कदमों में ही बैठ गए यार, मतलब कि आप ठीक है, इज्जत एहतराम, वो मेहमान आए हैं हमारी आंखों पे, हम पीछे चले जाएंगे उनके आगे, हम उनकी जिसको कहते हैं ना कि मेहमान नवाजी में कोई वो कसर छोड़ेंगे नहीं। लेकिन आप बिल्कुल उनके चरणों में बिल्कुल उनकी बूटी साफ करने के लिए बैठ गए। तो ये अपने आप को भी जरा देखने की जरूरत है कि हमारे अपने आर्टिस्ट भी जो इस किस्म की हरकतें करते हैं तो वो फिर आगे से और चपेड़े आगे बिल्कुल ऐसे ही है। हम उनके कदमों में ऐसे बैठ गए, इतने बड़े बड़े शायर पाकिस्तान में मौजूद हैं, आपने उनको बुलाया और वो जो कुछ कह रहे हैं आप तालियां बजाई जा रहे हैं और उनको मजीद सर पे चढ़ाई जा रहे हैं। मजीद उन्होंने जो बात की है, वैसे अपने गानों में जो लिरिक्स वो लिखते हैं उसमें बड़ी अमन की बात करते हैं और उनके जो अल्फाज हैं वो हमेशा मुसलमानों के खिलाफ और पाकिस्तानियों के खिलाफ ही निकलते हैं। वैसे मंगलवाला साहब ने हमें ज्वाइन किया। वैसा ये जो तमाम सूरत हाल है, हम मीडिया वॉर की भी बात कर रहे हैं, एक इबलागी वॉर भी चल रही है, सिफारती महाज पर भी पाकिस्तान इस सारी चीज़ों से तो निमट रहा है, लेकिन सिंतास मुआहिदा भी यहाँ पर मौजूद है जिसको ख़त्म करने की भारत बात कर रहा है, जिसको मुअत्तल भी किया गया। आप कनाडा से भी होके आए हैं, वहाँ पर भी आप देखते हैं कि भारतीय सिख बहुत ज़्यादा मौजूद हैं जो खालिस्तान तहरीक की बात करते हैं, वो भारत के इक़दामात से खुश नहीं है। इस सारी चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान को कौन कौन से मजीद महाज खोलने होंगे, खासतौर पर अदालती महाज की हम बात करें, हमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जाना होगा इसके साथ साथ। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सबसे पहले तो जो बात मीडिया के हवाले से हो रही थी, आई जस्ट वांट टू ऐड माय 2 सेंट्स हियर, क्योंकि जो चीज़ भारतीय मीडिया पर हम देखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ झूठ होता है, सिर्फ और सिर्फ गलत बयानी होती है। और हम जानते हैं कि भारतीय मीडिया जो है वो किस तरीके से मोदी की हुकूमत का आलाकार बन के काम कर रहा होता है। और जो कुछ अभी शिफा साहिबा ने बात की जावेद अख्तर के बारे में,
आप देखें कि पाकिस्तान के बारे में जावेद अख्तर ने अभी ये बयान दिया कि पाकिस्तान के जो आर्टिस्ट हैं वो तो भारत आते हैं और भारत में हमेशा उनको बड़ा इज्जत दी जाती है और बड़ा उनको सम्मान दिया जाता है, लेकिन भारत के जब लोग हैं वो इंडिया जो है वो जाते नहीं है। और उन्होंने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया इस चीज को कि कभी कोई भारतीय अदाकार आया ही नहीं है पाकिस्तान, जबकि एक हिस्ट्री है कि कौन कौन बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े अदाकार पाकिस्तान आए हैं और उनमें खुद जावेद अख्तर भी शामिल थे। और हमें बड़ा अफसोस होता है कि हम वो वीडियो देखते हैं कि जी लोग उनके जो है वो कदमों में बैठ रहे हैं और ये उनकी जो है असलियत है, ये उनका झूठ जो है वो सामने आया है। लेकिन एक चीज जो कि पाकिस्तान को मीडिया वॉर पर करनी चाहिए, वो जवाब देना बड़ा जरूरी है। देखें, पाकिस्तान के वजीर आजम का यूट्यूब अकाउंट जो है वो भारत ने बैन कर दिया, ISPR का यूट्यूब अकाउंट भारत ने बैन कर दिया, लेकिन अभी तक पाकिस्तान की तरफ नरेंद्र मोदी का ऑफिशियल यूट्यूब अकाउंट नहीं बैन हुआ है। जो भारतीय फौज है उसका ऑफिशियल यूट्यूब अकाउंट बैन नहीं हुआ है। तो मेरी दरखास्त। बट मुझे आप एक बात बताइए ना, अगर ये यूथ पूरे के पूरे मुस्लिम यूथ की आप बात कर रहे हैं, मैं इसलिए पकड़ रहा हूं बात को, कि अगर मुस्लिम यूथ पूरा का पूरा ऐसा फील कर रहा है तो जनाब यहाँ तो सड़कों पर जगह ही नहीं मिलेगी। लाखों नहीं करोड़ों लोग हैं हमारे पास तो मुस्लिम जो है, आप जो बात कर रहे हैं। और आई बात, मैं आपको बड़ा लाइव एग्जांपल देता हूं कि अगर कश्मीर की ही बात कर रहे हैं, कोई एक शिकारा वाला जो डल लेक में चलता है, कोई एक भी उसमें से हिंदू नहीं है, वो सारे मुस्लिम है। ठीक है, अगर किसी तरह की जाति उनके ऊपर हो रही है तो आप कैसे पा रहे हैं कि शिकारे पर शिकारे चले जा रहे हैं। एक एक शिकारे वाला आज की तारीख में 10 से 12 राइड पर डे ले पा रहा है, 1500 रुपए की एक राइड के हिसाब से वो अपनी इनकम ले पा रहा है। और जनरली जिस तरह की डेवलपमेंट वहां दिख रही है, उसके बाद आप मुझे ये बताइए कि वो डेवलपमेंट तो रुक जाएगी, क्योंकि अगर यूथ अगेंस्ट है तो काम कौन करेगा और काम कौन होने देगा। सो मुझे नहीं लगता आप जो कह रहे हैं वो इक्का दुक्का केस, एक्सेप्शनल जरूर हो सकते हैं कि किसी एक नई इंटीग्रेटेड ऑल आर्म्स ब्रिगेड ग्रुप को खड़ा किया गया है। अब समय आ गया रुद्र ब्रिगेड के साथ कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को कोल्ड स्ट्राइक डॉक्ट्रिन में तब्दील करने, एकदम हर समय रेडी, इस इलाके में मौजूद, अपने दिए हुए टास्क को कारगर तरीके से सक्षम और प्रभावशाली इफेक्ट दुश्मन पर करने के लिए। भारतीय सेना के एक जनरल ने कल बड़े फख्र से इस बात का ऐलान किया कि भारत ने अब अपना मिलिट्री डॉक्ट्राइन तब्दील कर लिया। भारतीय सेना अब कोल्ड स्टार्ट की बजाय कोल्ड स्ट्राइक के नजरिए पे यकीन रखती है। इंडिया ने बहुत बड़े लेवल पर कुछ ऑपरेशनल तब्दीलियां करके ये मैसेज दे दिया है कि वो इस मर्तबा जंग जो है वो बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज में लड़ने जा रहा है। अब वक्त आ गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म वुड बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर, तो मोदी साहब को फौरी तौर पे पाकिस्तान पर हमला कर देना चाहिए। और अगर कोई शक था कि मोदी जो है पाकिस्तान पर हमला नहीं करवाएगा, अब वो शक खत्म हो गया। अब वो करेगा ही करेगा, क्योंकि उसने अब मजीद वॉर नैरेटिव बनाना है, क्योंकि उसको उसका फायदा पहुंचा है। चूहे बिल्ली की तरह भाग रहे हैं, मतलब लिटरली फटी पड़ी है, लिटरली कुत्ते बिल्ली की तरह भाग रहे हैं। मौत अब आई, यहां से आई, यहां से आई, यहां से आई। और बेटा मुनीर, तेरा तो नंबर आ गया। तू किसी का भी इंचमैन हो, तूने किसी से भी पैसे ले रखे हो, तेरा तो नंबर आ गया। आपने इस वक्त जो है मोदी की हुकूमत बना डाली है, और जो भी आदमी लगाए हैं आपने पावर उसमें फौज में जो बड़े ओहदे पर फाइज है। नरेंद्र मोदी 2/3 से ज्यादा सीटें लेने में कामयाब हो गया बिहार इलेक्शन में। और अगर कोई शक था कि मोदी जो है पाकिस्तान पर हमला नहीं करवाएगा, अब वो शक खत्म हो गया। अब वो करेगा ही करेगा, क्योंकि उसने अब मजीद वॉर नैरेटिव बनाना है, क्योंकि उसको उसका फायदा पहुंचा है। अब वो इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके अपने लोगों को मारकर और उसकी जिम्मेदारी कुछ टेरर ग्रुप्स के ऊपर डालकर पाकिस्तान पर स्ट्राइक करने की तैयारी हो रही है। तो मैंने आपके सामने सारा मुकदमा इंडियन मीडिया के सामने रखकर एक्सपोज कर दिया कि भारतीय मीडिया खुद कह रहा है कि ये गाड़ी के जरिए एक ब्लास्ट जो है वो किया गया है, और सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहां पर स्नीपर डॉग्स जो है वहां पर पहुंचा दिया नौगाम पुलिस स्टेशन में, ताकि ब्लास्ट साइट जो है उसको इंस्पेक्ट किया जाए, जो वहां पर सूरत हाल बनी हुई है। तो ये टेरर एंगल है जो इंडियन मीडिया बता रहा है कि ये टेरर अटैक हुआ है, उसके बाद अमोनियम नाइट्रेट जो है वो फटा है। अब एक तरफ तो
ये सूरत हाल है कि भारतीय फौज श्रीनगर के ऊपर निशाने इबरत बन गई है। भारत का एक जनरल है, उसने आज एक स्टेटमेंट दी है और उसने कहा है कि भाई हमारी रुद्रा ब्रिगेड जो है, अब इंडिया कोल्ड स्टार्ट का डॉक्ट्रिन जो है उसे कोल्ड स्ट्राइक के डॉक्ट्रिन में बदल रहा है। यानी हमारी जो जंग के अंदर तैयारी है और जो जंग के अंदर फौज का जवाब होगा, इंडिया ने बहुत बड़े लेवल पर कुछ ऑपरेशनल तब्दीलियां करके ये मैसेज दे दिया है कि वो इस मरतबा जंग जो है वो बहुत ही मुख्तलिफ अंदाज में लड़ने जा रहा है और जंग जो है उसका जो दायरा कार होगा, जंग का जो तरीक़ा कार होगा वो भी मुख्तलिफ होगा। और ऑब्वियसली आप यही देख लें कि नेवी का बिल्डअप है, फिर एयरफोर्स का बिल्डअप है, सरक्रीक पर नज़र है, LOC के करीब बंकर्स बनाए जा रहे हैं। और अब नाज़रीन इकराम सीनियर मिलिट्री कमांडर जो है उसने एक एक्सरसाइज जो हो रही है उस पर खड़े होकर ये बात कही है कि अब हम कोल्ड स्टार्ट का जो डॉक्ट्रिन है उसे बदल के कोल्ड स्ट्राइक जो है उसके डॉक्ट्रिन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस चीज़ को भी अगर हम एनालाइज करें, इस चीज़ को भी अगर हम समझें तो बहुत कुछ हमारे सामने क्लियर हो जाता है। एक तो ये हो गया पार्ट। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक तरफ ये डेवलपमेंट्स हैं तो वहीं दूसरी जानिब कुछ और बड़ी अपडेट्स भी भारत से ही हमें रिसीव हो रही हैं। और आपको मालूम है नाज़रीन इकराम कि इससे पहले नई दिल्ली जो है भारत का दारुल हुकूमत, उसके एयरपोर्ट्स के ऊपर GPS जैमिंग और GPS जो स्पूफिंग है उसके कुछ इंसिडेंट्स पेश आते। और ये जो GPS जैमिंग और GPS स्पूफिंग के इंसिडेंट्स हैं, इसकी वजह से इनकी दर्जनों के हिसाब से फ़्लाइट्स जो हैं वो डिले होती है। और अब भारत जो है उसने बाज़ाब्ता तौर पर मुंबई के ऊपर भी एक नोटम जारी कर दिया है और एक वार्निंग जारी की है कि एयरक्राफ्ट जो है GPS इंटरफेरेंस और सिग्नल्स का जो लॉस है वो रिपोर्ट किया जा रहा है। और इस वक्त मुंबई के करीब जो सिमिलर ऑब्जर्वेशंस देखी गई इससे पहले, यानी इस वक्त कुछ ना कुछ अंदर खाते ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की टैक्टिक्स जो है उन्हें एक्सरसाइज किया जा रहा है, जिसकी बुनियाद पे हम ये बात कर सकते हैं कि वहाँ पर GPS के सिग्नल्स जो है वो भी इम्पैक्ट हो रहे हैं। यानी सिविलियन एयरक्राफ्ट जो है, सिविलियन फ्लाइट्स जो है उन पर भी उसका असर पड़ रहा है। एयर ट्रैफिक रूट्स और GPS के सिग्नल्स जो है उन्हें स्पूफ किया जा रहा है। पाकिस्तान के मीडिया को मैं देख रहा था, चूहे बिल्ली की तरह भाग रहे हैं, मतलब लिटरली फटी पड़ी है, लिटरली कुत्ते बिल्ली की तरह भाग रहे हैं। मौत अब आई, यहां से आई, यहां से आई, यहां से आई। और बेटा मुनीर, तेरा तो नंबर आ गया। तू किसी का भी इंचमैन हो, तूने किसी से भी पैसे ले रखे हो, तेरा तो नंबर आ गया। तू मरियम बंकर में छुप, तू किसी भी बंकर में जा। मैं आपको कह रहा हूं, आज एक और हिंट दे रहा हूं आपको। कुछ लोग का इंटरप्रिटेशन है कि इसमें पाकिस्तान का नाम नहीं था, ऐसा कुछ लोग कहते हैं। है कुछ बुद्धिजीवी हमारे हैं भाई, अभिव्यक्ति की आजादी है। मैं आपको कह रहा हूं पाकिस्तान का नाम डालने की जरूरत ही नहीं है, हमारी स्टेटेड पॉलिसी है। और मैं बार बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक चीज याद दिलाना चाहता हूं, हमारा अगेंस्ट, हमारा नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन कहता है अगर हमारे अगेंस्ट केमिकल वेपन्स किसी ने यूज किए, वी कैन इवन डू अ न्यूक्लियर स्ट्राइक अगेंस्ट देम, वी हैव द राइट टू रिटेलिएट विद अ न्यूक्लियर वेपन। आप जानते हो आईसिस खुरासान ने केमिकल वेपन राइजिन का यूज करना चाहा हमारे अगेंस्ट, और खुरासान और लश्कर तैयबा का टाई अप कराया था मुल्ला मुनीर ने, कराया था नहीं कराया था ये भी आप जानते हैं। लश्कर तैयबा और खुरासान, ये वो कौन सी जगह नाम मेरी बोल रही है पाकिस्तान में जहां इनके कैंप में लगे, नेम स्लिप मैंने, और पूरा ISI के कंट्रोल में है। ये सराइकी है, कहाँ है वो सराइकी बेल्ट, आई एम स्किपिंग द नेम, आई कैन दिस जस्ट स्किप माय माइंड। वहां इनके कैंप चल रहे, ISI चला रहा है, ISI इनको खाद पानी दे रहा है। अफगानियों ने भी कहा है कि खुरासान को पूरा सपोर्ट, अफगानिस्तान ने कहा कि खुरासान को पूरा सपोर्ट ISI दे रहा, पाकिस्तान दे रहा है। अब हम नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा, ये आपके मुसलमान बिरादरीन अफगानी भी कह रहे कि तुम खुरासान को सपोर्ट दे रहे हो। वही खुरासान तुम्हारे कहने पे हमारे अगेंस्ट केमिकल अटैक कर रहा था, और एज पर आवर न्यूक्लियर स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट वी हैव एवरी ऑप्शन ओपन। और ये मैं उन पाकिस्तान के ISPR के पिल्लों को कहना चाहता हूं, सुनो मेरी बात। तुम्हें जो टीवी पे ये मोहतरमा को भेजते हो ना कहने के लिए नहीं 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 न्यूक्लियर वेपन यूज करने की चीज नहीं है, मेक 32 टेक इट इजी, पंजाबी में इसका ट्रांसलेट कर देना, मेक 32 टेक इट इजी, इसका पंजाबी में ट्रांसलेट करना, समझ आ जाएगा क्या है। ठीक है, इंग्लिश में बोल रहा हूँ बड़ा सभ्यता से, पंजाबी में ट्रांसलेट करोगे ना तो समझ आना क्या है। हमारे पास हर विकल्प खुला है, और तुम्हारे मुल्ला मुनीर को बोलो तेरे पास तो कहता पानी रोक दे, न्यूक्लियर बम चलाऊंगा, तेरे बाप अमेरिका ने एक्सेस का कंट्रोल दिया तो ये न्यूक्लियर बम चलाएगा। अबे 2 टके के जहादी, तू क्या करेगा? अबे अब भी निकल जा पाकिस्तान से। पाकिस्तान में जो पैनिक है, अब मुल्ला मुनीर भाग जाए या उसका कोई काम तमाम कर दे। देखो 2 तरीके पाकिस्तान को डिजास्टर